नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार बेंगलुरु के खूबसूरत पैलेस ग्राउंड में। ये पैलेस के बारे में कहा यह जाता है कि ये इंग्लैंड के विंडसर कैसल की तरह से मिलता जुलता है, उसका रेप्लिका है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे नहीं भी मानते हैं। बहरहाल ये खूबसूरत पैलेस ग्राउंड जरूर है और यहाँ पर हमारे साथ बेंगलुरु के कई एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो जाने माने लोग हैं और ऑडियंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और जाने माने पहचाने हुए लोग हैं जिनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। न सिर्फ बेंगलुरु, न सिर्फ कर्नाटका, बल्कि पूरे देश में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या इस बार भ्रष्टाचार चुनाव में कोई मुद्दा है या नहीं है। करप्शन का मुद्दा है। हर पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार से ही आगे आ रही है। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए हैं बीजेपी के नेता विवेक रेड्डी। बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप बेंगलुरु में। हमारे साथ हैं जेडीएस के नेता टी प्रभाकर, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं बीपैक के मेंबर मोहनदास पाई, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ इसके अलावा एडीआर के फाउंडर मेंबर हैं त्रिलोचन शास्त्री, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता बीएल शंकर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपनी चर्चा की शुरुआत में कहा कि आज हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसे लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को लगभग 3 सालों से, या कहें कि उससे भी पहले से घेर रखा है। लेकिन कर्नाटक में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है और इस वजह से मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। उस मुख्यमंत्री को बीजेपी ने अपनी पार्टी से भी निकाल दिया, लेकिन अब चुनाव के वक्त में उसे फिर से वापस लिया जा चुका है। और हाल की एक रिपोर्ट 25 अक्टूबर 2012 की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें लोकायुक्त कोर्ट ने 3 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आदेश की बात कही। ये 3 मुख्यमंत्री रहे एसडी देवेगौड़ा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के, एसएम कृष्णा, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और बीएस येदियुरप्पा। इन 3 मुख्यमंत्रियों पर करप्शन के चार्जेस लगे और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस बार बार लगते रहे हैं। और जब भी कांग्रेस की तरफ से करप्शन के चार्जेस की बात बीजेपी पर कही जाती है, बीजेपी केंद्र के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाया करता है। लेकिन क्या वाकई इन चुनाव में करप्शन कोई मुद्दा है? विवेक रेड्डी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी। मुश्किल से 12-13 महीने अलग रहे येदियुरप्पा जी, आपकी पार्टी ने उन्हें निकाला, मुख्यमंत्री पद से हटाया और फिर उसी तरह से स्वागत करके उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। क्या आप लोगों के लिए करप्शन कोई मुद्दा नहीं रह गया अब इन चुनाव में? करप्शन का मुद्दा है, बट इस बार क्या है, कांग्रेस का बहुत बड़ा जो कांग्रेस है इस बार 10 साल से हमारा देश को नियंत्रण कर लिया है कांग्रेस सरकार ने। उसका बहुत ज्यादा फेलियर्स क्या है इस देश के लिए, बहुत संकट आया है इस देश को। इसीलिए हमको कांग्रेस हटाना है। कांग्रेस बाहर डाल के हमारा भारत में एक नया सरकार डालना है भाजपा का। ये भारत के लिए अच्छा रहेगा। क्यों हटाना है? कांग्रेस क्यों हटाना है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये जीडीपी में फेलियर है, आर्थिक स्थिति बहुत संकट है और हमारा देश का परिस्थिति भयंकर है और सभी क्षेत्र में कांग्रेस का फेलियर रहा है। सभी क्षेत्रों में कांग्रेस कमजोर रही है, उसका फेलियर है, इसलिए आप कांग्रेस को हटाना चाहते हैं। इसके लिए चाहे किसी भी तरह की इसीलिए उसको हटाने के लिए एंटी कांग्रेस फोर्सेस को यूनाइट करना है। वो यूनाइट करने के लिए सभी एक मिलके कांग्रेस के ऊपर लड़ना है। चलिए, आप एंटी कांग्रेस फोर्सेस को यूनाइट कर रहे हैं, चाहे उसके ऊपर किसी तरह के आरोप हो। प्रभाकर साहब, क्या वाकई आप लोग के लिए भी करप्शन कोई मुद्दा नहीं है इन चुनाव में? कोई इश्यू नहीं है इन चुनाव में? करप्शन एक मुद्दा है नहीं, कोई भी नहीं कहता है। ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी ने बोलते थे करप्शन इज यूनिवर्सल, उनका वो योचन था। मगर करप्शन को हटाने के लिए जाने दे, आप आदमी कैसा है दिल्ली में, they went on an issue, it came in the same way करप्शन को जाने, बट टोटली करप्शन को एराडिकेट करने के लिए क्या करना है वो हम सोचना है। As per the UPA government is concerned, in all 10 years में तो 2G या 3G या Commonwealth Games or CAG report, whatever it is said the Congress is totally failed in all these 10 years. So there must be a change for good. You forgot about the BJP's government? Yes, I'm coming for that. Yes, BJP rule, one of the worst rule in the entire country, especially in South India, especially in Karnataka. Nobody can expect. कोई भी सोच नहीं सकते थे कि बीजेपी का पहला बात तो फर्स्ट पहला आया, उनका
110 आया, बड़ी 4 उनका मेजॉरिटी के लिए कम था, और 4 MLAs के लिए वो लोटस कमला करके वो कंप्लीट एंटायर सिस्टम को कोलैप्स कर दिए. द ब्यूरोक्रेसी, द पॉलिटिशियन, वर्कर्स, एवरीबडी बिकेम करप्ट टू द कोर. सो ऐसे ये सरकार को हटाना था, उसलिए और रीजनल पार्टी देवेगौड़ा का बिकॉज ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट देवेगौड़ा के उसमें हम पूरा रीजनल पार्टी को पर बहुत महत्व देना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट में भी नीतीश कुमार रह देंगे बिहार में, या उड़ीसा में पटनायक रहेंगे, या तमिलनाडु में DMK और ADMK. प्रभाकर साहब, आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार भी खराब, कर्नाटका की सरकार भी खराब, सब काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता के ऊपर भी आरोप लगे. देवेगौड़ा साहब के ऊपर नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर मामले में आरोप लगे थे लोकायुक्त में, जिसका मैंने जिक्र किया. लोकायुक्त कोर्ट ने उनके ऊपर जांच बिठाने की बात कही थी. तो आप कैसे अच्छे हो गए उनसे? हमें सबसे बेटर है. श्री रामकृष्ण हेगड़े का जमाना था, ऐसा नहीं, मोहनदास भाई ऐसा नहीं. देखो, वी गेव ए गुड गवर्नमेंट. जनता परिवार में रामकृष्ण हेगड़े या देवेगौड़ा जी ने गुड गवर्नमेंट दिए. इनके 2 सरकार में, बोम्मई सरकार में भी कोई भी मिनिस्टर तो जेल को नहीं गए, या भ्रष्टाचार करके कोई उसका उतना ही बड़ी. तो मतलब जेल जाना ज्यादा बड़ी बात हो गई, जेल ना जाना थोड़ी कम बड़ी बात है. तो हर एक आदमी जेल का बारे में बातचीत करते रहता है ना. मोहनदास भाई, दरअसल हम इस चर्चा को इसलिए कर रहे हैं कि मुश्किल से 12 महीने में करप्शन को मुद्दा बनाकर एक नई पार्टी खड़ी हो गई, जिसने दिल्ली में अपनी सरकार तक बना लिया. इतना इस इशू में दम है, ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है, जनता को इतना परेशान करने वाला इशू है कि जिसकी वजह से एक सिर्फ आंदोलन करके 12 महीने के अंदर एक पार्टी ने दिल्ली जैसे स्टेट में अपनी सरकार बना ली. आज वो देश में चुनाव लड़ने जा रही है. तो वो करप्शन का मुद्दा पार्टी नेशनल पार्टियों के लिए क्यों नहीं कोई मुद्दा है? क्यों नहीं उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रही है नेशनल पार्टी? हर पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार से ही आगे आ रही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए और कोई पैसा नहीं देता है. अगर आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देंगे कि पॉलिटिकल कैंपेन के लिए, वो तो कोई जो भ्रष्टाचार से आगे जो कॉन्ट्रैक्टर है या तो कोई क्रोनी कैपिटलिस्ट है, उनसे पैसा नहीं लेंगे. अगर उनसे पैसा नहीं लेंगे तो वो ठीक से राज कर सकते हैं. तो मैं समझता हूं कि ये भ्रष्टाचार अभी ज्यादा हो गया है. देखिए, आम जनता को जीने के लिए बहुत मुश्किल हो गया अभी, क्योंकि सरकार से जो कुछ काम लेना है, वो काम लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, स्पीड मनी देना पड़ता है. क्योंकि सरकार अगर स्कूल टीचर को अपॉइंट करनी है तो पैसा लेती है, भ्रष्टाचार से पैसा लेती है. स्कूल टीचर को ट्रांसफर करना है तो सरकार माने तो हमारे जो लीडर्स है वो लेते हैं, पॉलिटिशियन लेते हैं. अगर स्कूल टीचर को ट्रांसफर करना है तो पैसा लेते हैं. पुलिस ऑफिसर को पोस्टिंग करना है तो पैसा लेते हैं. कॉर्पोरेशन ऑफिसर को पोस्टिंग करने के तो हर पैसा लेते हैं. ये सब अभी ऑक्शन सिस्टम हो गया है. अगर वो लोग पैसा लेकर जनता को पर रूल करते हैं, तो जब कभी हम जाते हैं कुछ काम करने के लिए तो वो हमारे साथ पैसा देते हैं, हमको ऑपरेट करते हैं. इसलिए जनता में बहुत गंभीर से एक तरह का एक एंगर है, बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा एक एंटी करप्शन मूवमेंट में आगे आ गया है. तो मैं समझता हूं कि ये चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा एक मुद्दा है, और लेकिन किसी के पास ये भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सुझाव नहीं है. जी देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं सब मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है. बीजेपी भी मानती है और जेडीएस भी मानती है कि भ्रष्टाचार मुद्दा है. कांग्रेस भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है. बार बार आपके नेता जब दिल्ली से आते हैं तो येदियुरप्पा के करप्शन की बड़ी बातें करते हैं. लेकिन क्या कांग्रेस ये समझ रही है कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मोहनदास भाई? क्या कांग्रेस पार्टी वाकई इस चीज को लेकर गंभीर है? No, corruption is an issue. If I say it is not an issue, I will be not speaking truth. It is an issue. But you have to go to the roots why this corruption is in place in the administrative system. You are only concentrating on the political arm of the administration. We are not discussing on the other arms of the political system, maybe the bureaucracy, maybe the industry, may other system, and the elections. को इस दूसरे सिस्टम्स को करप्ट कौन बना रहा है? सबसे ज्यादा ब्लेम तो इसलिए नेताओं पे लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा पावर उनके पास है. Yeah, because the elected representatives are the face of the system. That's why they are being criticized more, and they are seen more, and they are being discussed more. Other arms are not. The judiciary is not discussed. Bureaucracy is not discussed.
discussed and other systems are not discussed, the Panchayat Raj system and all that, because they are not seen very often in the media. That is the reason. The main thing that has to be done is how to correct this system. The basic reason for this corruption is the electoral system which we have. That is the basic problem with the electoral system. दरअसल ये करप्शन की जड़ ये है कि नेताओं को बहुत महंगे चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं, और हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने उम्मीदवारों के चुनाव खर्चे की सीमा है उसको बढ़ा दिया, बावजूद इसके नेताओं को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, और करप्शन का जड़ ये भी हो सकता है. See, earlier the people were coming into the politics through movements. The freedom movement was there, then after that JP movement was there, then farmers movement was there, Dalit movement was there, and literary movement. So many movements. People were trained in the movement. Now it is not there. It is just because of hereditary, just because of their family background, just because of their financial background, just because of their caste background, people are coming into politics. It is no more a process of movement, or no more a process of struggle, or no more a process of any ideology. तो ये भी एक जड़ है, ये भी एक root cause है the kind of people coming into politics in all the parties. I don't say this or all the parties. The kind of people coming into politics, that is the main reason why corruption is there. They consider it as a business where there is no investment. Just if they are able thick skin, that is enough to be in politics, and they know the art of winning the elections. जी को शामिल करना चाहती हूँ. त्रिलोचन जी, एक कॉज की तरफ इन्होंने इशारा किया कि क्योंकि अब आंदोलन से निकलकर नेता नहीं आ रहे हैं, और कोई बिजनेस से आ रहा है, तो कोई दूसरे क्षेत्र से आ रहा है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी आ रहा है, सब अपने अपने फायदे के लिए या कोई जो है अपनी राजनीतिक विरासत के थ्रू आ रहा है, और शायद इस वजह से भी करप्शन ज्यादा बढ़ रहा है. कहीं लगता नहीं है कि दरअसल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ये समझ रही हैं कि वाकई करप्शन कोई इशू है. वो हमेशा देख रही हैं कि जातिगत समीकरण क्या है, अगर लिंगायत इस इलाके में ज्यादा हैं, अगर यादव उस इलाके में ज्यादा हैं, अगर ब्राह्मण उस इलाके में ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से वो चाहे कितना भी टेंटेड नेता हो उसको अपनी पार्टी में शामिल करने से नहीं चूक रही हैं. तो क्या वाकई करप्शन राजनीतिक दलों के लिए इशू नहीं है, केवल जनता का इशू रह गया है? देखिए, ये भ्रष्टाचार के बारे में हम जरा तसल्ली से समझें तो इसका मूल कारण तो कई लोगों ने कह रखा है कि करोड़ों रुपया एक एक उम्मीदवार को एक चुनाव क्षेत्र में खर्च करना पड़ता है. जो व्यक्ति करोड़ों रुपया खर्च करेगा उसके बिना तो जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. अगर वो करोड़ों रुपया कहाँ से लाएगा? अगर खुद का पैसा डालेगा या दूसरों से लेगा, तो चुनाव जीतने के बाद वो तो वसूली में लगे रहेगा. तो पहला तो ये कारण है, और कुछ कई कारण है, मगर मैं चुनाव के समय में सबसे पहला कारण ये बोलूंगा भ्रष्टाचार. दूसरी बात रही कि भ्रष्टाचार किसके लिए मुद्दा है? राष्ट्रीय दलों के लिए. और ये जो राजनीतिक दल हैं, अभी चुनाव हो रहे हैं तो टीवी पे कह रहे हैं कि हमारे लिए मुद्दा है, क्योंकि टीवी जनता के सामने आके तो नहीं कह सकते कि भाई भ्रष्टाचार से हमें कोई लेना देना नहीं है. असल में उनको भ्रष्टाचार से कुछ वास्ता नहीं है. उनको किसी ना किसी तरह सत्ता में आना है. पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा. तो चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी दल हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है कि सत्ता, पावर. तो उसके लिए जो कुछ करना है वो करने को तैयार हैं. अगर उससे कुछ बैकलैश होता है कि भाई जनता जनार्दन उससे नाराज हो जाती है, तो फिर थोड़े से सहम जाते हैं. तो उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है. और प्राइवेटली कई लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है. अब रही बात जनता की, अब यहाँ पे हमारे जो साथी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और काफी जानकारी रखते हैं. मगर हमने अभी देश भर में एक सर्वे किया, मतलब बंगाल से लेके कन्याकुमारी, कश्मीर तक गांव-गांव जाके लोगों से पूछा, तो हमने ये पाया कि जनता कहती है कि भाई हमारे लिए तो वही मुद्दे हैं, रोजगार, नौकरी, पानी, बिजली, शिक्षा. लेकिन त्रिलोचन जी, मुश्किल ये है कि जनता ये मानती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, हेल्थ ये उसके लिए मुद्दा है, पर वो ये नहीं समझ पाती है कि ये उसे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार है. अगर ये जनता को समझ में आ जाए तो शायद इससे लड़ना ज्यादा आसान हो जाए. और ये जो सत्ता के लिए आप नेताओं की बात कह रहे हैं, मैं लौटूंगी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है. जो नेताओं की गैर जिम्मेदारी की बात आप कह रहे हैं, वो शायद अपनी जिम्मेदारी भी ज्यादा समझ पाए और जनता उनको समझा पाए. लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे देश में आज भी जातिगत समीकरण का आधार ही, धार्मिक आधार ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत की तमाम और दूसरे जनता के मुद्दों के. एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं. हम भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा कि दरअसल जनता जो है रोटी, कपड़े, मकान तक सीमित है, अपने स्वास्थ्य की समस्याएं और अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझी रहती है, उसको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है. लेकिन
ऐसा क्यों? कपड़ा मकान से ऊपर उठ के अब वो काम मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, हाँ। एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं। मगर जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये भ्रष्टाचार से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक है कि नहीं, इसको भी हम आराम से बिल्कुल इत्मीनान से समझ लें। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो व्यक्ति 8 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव जीतेगा, जीतने के बाद सरकार के जो तमाम स्कीम्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर भयंकर रूप से हावी होगा। और अभी पैसों की बात आई, हम चाहते हैं रोटी कपड़ा मकान रोजगार, उसके लिए गवर्नमेंट के पास बजट है। अगर आप आंकड़े देखें तो एक परिवार के लिए 5 साल में लगभग 5 लाख रुपया है सरकार के बजट में। तो देश में तमाम समस्याओं के लिए हमारे पास पैसा है। मगर जो भ्रष्ट आदमी को हम वोट देते हैं, अगर वो जीत के आएगा तो ये 5 लाख रुपए गबन कर लेगा। तो हम कहें हम गरीब देश हैं? गरीब देश नहीं है हम। तो अगर जब लोग ये समझ लेंगे कि भाई ये आदमी भ्रष्ट है, ये काला धन उपयोग कर रहा है, मेरे को पैसे का लालच देके, दारू मुर्गा का लालच देके मेरा वोट खरीदने का कोशिश कर रहा है, तो ऐसे आदमी को कतई ही वोट नहीं देंगे। क्योंकि मैं टका शेर 2000 रुपया में मैंने अपना वोट बेचा, वहाँ 5 लाख रुपया का मेरा नुकसान हो गया। तो जब जनता में ये जागरूकता आएगी कि भाई भ्रष्टाचार ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये मैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, जब ये जनता में जागरूकता आएगी तो भ्रष्ट लोगों को कतई वोट नहीं देंगे और अपने आप राजनीतिक दल बदल जाएंगे। अभी क्या हो गया है, पॉलिटिक्स में नेता लोग जो है वो धंधे करने के लिए आए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स भी है, क्रोनी कैपिटलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उनका एटीट्यूड पब्लिक सर्विस नहीं है। पहले जब हमको स्वतंत्र मूवमेंट में जो लोग आए थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, पब्लिक सर्विस के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया। लेकिन वैसे लोग आने के लिए अभी एक समय आ गया कि वो लोग आ रहे हैं। जैसे नंदन आए हैं, बाला आए हैं। भाई साहब, मैं इसी पे आना चाह रही थी। आपने कहा कि जो मूवमेंट से आए हुए लोग हैं वो जनता के दुख दर्द को समझते हैं, वो राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड है, और खास तौर से आम आदमी पार्टी जो कि करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़के मूवमेंट करके आई, उसके आने के बाद से एक नया सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो ट्रेंड ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में अपना सिक्का जमा चुके, काम कर चुके लोग अब राजनीति में आना चाहते हैं। जैसे आपके इन्फोसिस का उदाहरण ही ले लिया जाए। इन्फोसिस के 2 पूर्व कर्मचारी इस समय, पूर्व अधिकारी कहना चाहिए उन्हें, वो इस समय चुनाव मैदान में हैं, बैंगलोर से ही लड़ रहे हैं। इसी तरह से मीडिया के बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया, वो लोग भी चुनाव मैदान में हैं। ऐसे दूसरे क्षेत्रों के लोग भी चुनाव मैदान में हैं। तो क्या एक ये नया ट्रेंड सा आ रहा है कि अब वो आंदोलन से नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम किए हुए लोग आ रहे हैं? क्या इससे कुछ बदलाव आएगा क्या? कि आम आदमी के आंदोलन के तरफ से ही वे आए हैं। अगर वो आंदोलन नहीं होगा तो वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनमें तो कुछ जोश नहीं था कि हमारे आगे आके देश का सेवा करना है, पॉलिटिक्स में करना है। क्योंकि मिडिल क्लास के मन में ये था कि पॉलिटिक्स बुरा है, पॉलिटिक्स सब बुरे लोग हैं, उसके पास नहीं जाना है। अभी मिडिल क्लास में समझ में आ गया है कि पॉलिटिक्स के बिना समाज का सुधार नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स चाहिए, और पॉलिटिक्स अच्छा होने के लिए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, पॉलिटिशियन से बात करना चाहिए, उन पर प्रेशर डालना चाहिए। इसलिए अगर मिडिल क्लास से जो लोग अब आगे आते हैं, ये मूवमेंट के तरफ से आते हैं, और अगर 10 साल में वो ज्यादा लोग हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर होगा, सिस्टम में प्रेशर होगा। अभी एडीआर से शास्त्री साहब भी प्रेशर डाल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, लोगों से एजुकेट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से ही हमारा देश का नुकसान हुआ है, हम गरीब देश नहीं है। देखिए, हर साल भारत सरकार और स्टेट में सरकार 30 लाख करोड़ खर्च कर रही है। 30 लाख करोड़, ये छोटी बात नहीं है। 30 लाख करोड़ हर साल वो बजट में खर्च कर रही है। तो शासित आपने ठीक से कर, भ्रष्टाचार से ही हम तो गरीब हो गए हैं। अभी तो ये लोगों से आगे आने से मैं समझता हूँ सुधार हो जाएगा। जी, 30 लाख करोड़ खर्च कर रही है हर साल, और एक आदमी पर 5 सालों के दौरान 5 लाख रुपए खर्चा है सरकार का, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाता है। अगर लोग इस बात को समझ लें तो शायद ये जो आप लोग जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव जीतने की बातें सोचते हैं, और शायद आपने वरिष्ठ नेताओं की बात को अनसुनी करते हुए जिस तरह से करप्शन के चार्जेस वाले नेताओं को शामिल किया गया, आपको लगता नहीं है कि दरअसल जनता की भावनाओं का आप लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं? टोटली डिकेइंग पोजीशन चले गया है करप्शन, सभी हम उसको मानता है। बहुशः मोस्टली इसको टॉलरेट करने का वो पीरियड हो गया है। इसलिए जो न्यू
आम आदमी का जो रिसर्जेंस आ गया है नॉन करप्शन प्लैंक में, दिल्ली लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। बट इसमें थोड़ा विभिन्न भारत का थोड़ा प्रयास है। पूरे भारत में ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत में क्या कर रहा है आप लोगों ने। एक तरफ ये कह रहे हैं कि लोगों में इनटॉलरेंस आ रहा है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी क्या कह रही है इसके बारे में आप कुछ सफाई नहीं दे पा रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी देख लीजिए। प्रैक्टिकलिटी क्या है? प्रैक्टिकलिटी ये है कि करप्शन एक अलग मुद्दा भले ही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि हम जब तक जातीय समीकरणों का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हम नहीं जीत सकते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई, ये करप्शन सिर्फ पॉलिटिकल ईवल नहीं है, ये आज सोशल ईवल हो गया है। ये जनता लोगों का जो दृष्टिकोण है, आप ग्रामीण भारत में आप देखते हैं वोट खरीद सकता है पॉलिटिशियंस ने, हम नहीं खरीद लिया तो और हमारा राइवल खरीद लेगा। इसीलिए क्या होता है, इसलिए करप्ट नेताओं को शामिल करो, जिनके पास ज्यादा पैसा उनको शामिल करो और वोट खरीद लो। मैं क्या बोल रहा हूँ ये मनी पैसा लेने का माइंडसेट जनता लोगों में क्या है, हाँ। उसको हम 60 ईयर से हम चेंज नहीं कर लिया, उसको चेंज करना है। जागृत, आप जागृत बोला, मीडिया से जागृत नहीं होगा। असल में आपकी जो बातें हैं ना खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, और मुश्किल ये है कि आपके तमाम वरिष्ठ नेता और आपकी पार्टी का अप्रोच उसमें भी दौड़ा ईवल किधर है। फर्स्ट हम ईवल को हम ये उगम किधर से हो रहे, किधर से आ रहे, ये देखना है। जब हम पॉलिटिकल रेस में रहेगा, हमारा एनिमी खरीद लेगा वोट्स। जब क्या होता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, बीजेपी नहीं, सिर्फ बीजेपी नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये प्रैक्टिकल क्या हो रही है मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में उसका रेस में चल जाता है। चलिए, आप जो कह रहे हैं ना, उससे यहाँ जो पब्लिक बैठी है, नहीं, इसीलिए हम वैसे नहीं ले लेंगे, उसका जागरूक करेंगे, उसका जागरूक करना है। देखिए हमारे समाज में अभी न्याय नहीं है। 30 साल 50 साल पहले अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, उस पर केस डालेंगे तो 3 साल में कुछ केस का वर्डिक्ट आता था। अभी तो जस्टिस सिस्टम नहीं है। जस्टिस अगर किसी पर केस डालेंगे, जैसे लल्लू जी से कहा था 20 साल लगेगा, तो 20 साल के लिए सब लोग सुस्त है, कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि समाज में हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करे, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है उन पर ट्राई करके उनको जेल भेजे या तो उनको फ्री करे। अगर न्याय होगा, जस्टिस होगा समाज में, तो भ्रष्टाचार बहुत से कम हो सकता है। सर, जनता को बात करने दीजिए, मिस्टर विवेक रेड्डी, जनता को बात करने दीजिए। इन दैट केस यू शुड नॉट गिवन एंट्री टू येडियुरप्पा इन योर पार्टी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट करप्शन, प्लीज। सर, जस्ट शिफ्ट द माइक टू अदर पीपल। विवेक रेड्डी साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ। अभी तो मैं कल नहीं परसों एक टीवी 9 में देखा, तो गुजरात में जितना भी वो आप गुजरात अभी मॉडल है, गुजरात ये जैसा गुजरात है वैसा पूरा भारत सरकार में जब वैसे मॉडल आएंगे और पूरा भारत में पूरा सभी वही मॉडल आएंगे। लेकिन किस बात में वो मॉडल का लाए करने के लिए वो टीवी 9 में सब नंबर रैंकिंग नंबर बता दिए, कहीं में 9वां नंबर है, कहीं में 5वां नंबर है, कहीं में 6वां नंबर है, ऐसा है ये हिसाब से आए। लेकिन ये दूसरी बात है, आप बता रहे हैं कि करप्शन के बारे में तो आप इराडिकेशन करना आप बता रहे थे ना, तो इराडिकेशन करने का आपका जरूर इरादा रहा, तो बीजेपी का सही इरादा रहा, तो एक बात आप ये कर सकते थे, जब अब आम आदमी दिल्ली में जन लोकपाल के लिए जो मंडन करने के लिए वो एक मिनट मंडन करने के लिए आपके लिए पूछे, कांग्रेस के लिए पूछे, आप सही आपके मन में इराडिकेशन हम कर लेंगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप ये कह रहे हैं कि आपने विधानसभा में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट क्यों नहीं किया? जन लोकपाल करने के लिए कभी वो हम कर सकते थे। एक सेकंड, आपका क्वेश्चन को आंसर देता हूँ। पहले गुजरात का आप जो इश्यू उठाया, गुजरात से बात नहीं करेंगे, गुजरात से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम कर्नाटक की बात ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन आप इसका पूछा है, इसीलिए जो प्रस्ताव आया है गुजरात में मोदी का सरकार के अंदर जो गुजरात में डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात का जीडीपी जो हुआ है, उसका चाइना को भी अधिक है। डोंट डिस्टर्ब सर, चाइना को भी अधिक है। सभी रिपोर्ट्स ने उसको दाखिल किया है। इट इज बेटर देन चाइना द डेवलपमेंट इन गुजरात, द जीडीपी इन गुजरात। जो सेकेंड इश्यू उठाया आपने, वो क्या था, वो जन लोकपाल बिल का,
हम बोला है अरविंद केजरीवाल जी को, जो आप करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में करना है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बिना नहीं करना है। वो अरविंद केजरीवाल क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल को तोड़ के उसको लाने के लिए गया, इसीलिए हम बोला वो नहीं करो। इट इज नॉट एस्केपिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को मान्य। अब मेरे ब्रेक का टाइम हो चुका है सर, इनको माइक दे दीजिए, ब्रेक के बाद आऊंगी तो आपसे शुरू करूंगी। सी मेरा क्वेश्चन इज टू विवेक रेड्डी। वो सबसे पहले बोला है वो कंपटीशन में वोट बाइंग करने के लिए। सी ऑल ओवर इंडिया में आप देख रहा है वो कुछ हेडिंग सिस्टम, वो प्रोपेगेंडा जो भी कुछ बना रहा है ना वोट कैप्चर करने के लिए, वो सबसे बड़ा हुआ है, पहले हुआ है वो मोदी से शुरू हुआ है। मोदी सरकार ऐसा है, मोदी सरकार गुजरात ऐसा 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 है। गुजरात में सबसे बड़ा जीडीपी में स्टैंडिंग नंबर 1 प्लेस इज बिहार टुडे, not Gujarat. Sorry. Hello, excuse me, you take the detail. No. Gujarat is 6th place. Gujarat is 6th place. Bihar is number 1. And बच्चा लोग मर रहे हैं ना। Why don't you quote Indian Planning Commission report? Has clocked more GDP than China. No, first of all, despite world economic collapse. सुनिए मेरा बात सुनिए। वो लोग भ्रष्टाचार मुद्दा का हिसाब से बात कर रहा है ना, नहीं भ्रष्टाचार मुद्दा का हिसाब से बात कर रहा है। नीतीश कुमार is not standing. 10 years और मोदी ने और लोकायुक्त का अपॉइंट नहीं किया गुजरात में। दैट इज ये छोटा मोटा इश्यू है, छोटा मोटा इश्यू नहीं है। आप बोल रहे हैं सब जगह में डेवलपमेंट का 6th प्लेस है उसका। बीजेपी की मुश्किल ये है कि उसके पास हर सवाल का एक जवाब है और वो है मोदी, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कर्नाटक के मुद्दे पर बात हो। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। पूरा देश में तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले विवेक रेड्डी ने अपने तमाम सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी को कोट करके दिया, लेकिन सच ये है कि विवेक रेड्डी जो सवाल जो अपनी तरफ से कह रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि गुजरात का विकास चाइना से भी ज्यादा हुआ है, लेकिन सच ये है कि गुजरात में 130 बिलियन डॉलर का जीडीपी है, जबकि चाइना का 8,800 बिलियन का जीडीपी है। और अगर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ में आप कर्नाटका से ही गुजरात की तुलना कर लीजिए, जो ब्रेक में मोहनदास पाई ने दिया। यहाँ पर 2 लाख करोड़ का आईटी सेक्टर है जिसमें 10 लाख लोग काम करते हैं। गुजरात में 10,000 करोड़ का आईटी सेक्टर है और 10,000 लोग सिर्फ काम करते हैं। लेकिन आप लोग, मेरा सवाल है विवेक, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इतने बड़े सेक्टर जो यहाँ पे कर्नाटका में है, आप यहाँ पर कर्नाटका में बैठे हैं, बैंगलोर में बैठे हैं, कर्नाटका का आईटी सेक्टर इतना बड़ा है, यहाँ के लोगों की समस्याएं इतनी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्याएं आप गुजरात के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे आपको सरकार बनाने का मौका मिला, आप लोगों ने सरकार चलाई, लेकिन इस करप्शन को और इस विकास के मॉडल को लाने की कोई कोशिश नहीं की। स्टेट को एक स्ट्रेंथ होता है, और आप जो बोल रहे हैं ये आईटी सेक्टर का, आईटी सेक्टर एक जीडीपी के लिए 3-4 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। एक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, और ये पूरा मिलके एक जीडीपी बनता है। आप जो सर्विस सेक्टर को बोल रहे हैं, कर्नाटका का स्ट्रेंथ है सर्विस सेक्टर में, इसीलिए आप बोल रहे हैं, उसका मुद्दा उठाया है, करेक्ट है, वो स्टैटिस्टिक्स करेक्ट है। बट पूरा मिलके जो 3 सेक्टर मिलके जो जीडीपी बनता है उसमें गुजरात अधिक है, चाइना से अधिक है, वो रिकॉर्डेड हुआ है, वो सर्वे का रिपोर्ट है, और जो इनिशियल में बोला है वो वॉल्यूम है। फिर से वापस आते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। जो हम करप्शन के इशू को लेना चाहते हैं वो इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि करप्शन एक ऐसा इशू है जो देश की जनता के हर वर्ग को प्रभावित करता है, चाहे वो ऊपर का वर्ग हो, मिडिल क्लास हो या नीचे का वर्ग हो। लेकिन पार्टियां इसको नहीं समझती, हम बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन क्या पार्टियां जो अपनी छवि खराब हो रही है उसको भी, इमेज को भी ध्यान नहीं रखती हैं? इन चुनावी संभावनाओं पर करप्शन के इशू का कोई फर्क नहीं पड़ता है? देखिए, पड़ता है। हाँ। और एक पार्टी ने दिल्ली में दिखाया, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, कि बिना पैसे का लालसा दिए, बिना बड़े बड़े रैलीज किए, बिना करोड़ों रुपया खर्च किए वो 28 सीट जीत सके। ये जो बाकी जो पुरानी पार्टीज है उनमें दम निकल गया है। उनमें वो जो पॉलिटिक्स में जो ताकत चाहिए कि घर घर जाके वोट मांगे, मूवमेंट के साथ जुड़े, वो दम निकल गया। वो पैसों फेंक के वो चुनाव जीत रहे हैं और टीवी पे मीडिया कैंपेन कर रहे हैं। मगर जनता को एक बात जरूर समझ लें कि ये 5 साल में एक बार हमारे पास एक बहुत सुनहरा अवसर है। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र है हमारे हाथ में, वोट देने का जो ब्रह्मास्त्र है। अगर हम सोच समझ के वोट दें, अगर हम भ्रष्ट व्यक्ति को वोट ना दें,
जो हमारे पैसे देके पैसे के लालसे में हमारा वोट खरीदने का कोशिश कर रहा है उसको कतई ही वोट ना दें, तो समाधान है हमारे पास। एक और बात है, करप्शन को कैसे दूर किया जा सकता है? एक तो ये है कि उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, दूसरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आरटीआई का एक रूल ले आया, एक कानून लाया और उसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी लाई, और उस ट्रांसपेरेंसी से आज ये तो साबित हो रहा है कि इतने ज़्यादा करप्शन है, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको ठीक तरीके से फॉलो किया? क्या मौका नहीं था स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो जो है करप्शन से लड़ने का कोई बेहतर टूल ले आए, उससे बेहतर टूल ले आके दिखाती? देखिए मैडम, अभी क्या है कि जब एक गंदी नाली में काई जमी होती है, उसको जब हम साफ करते हैं तो पानी डालते हैं तो गंदगी निकलती है, तो हम सोचते हैं कि गंदा है, बहुत गंदा है। पहले गंदगी छुपी हुई थी, अब ये आरटीआई और ये सब तमाम जो मुद्दे हैं, जो आंदोलन है, उससे ये गंदगी बाहर आ रही है और ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो भ्रष्टाचार छुपा हुआ था वो बाहर आ रहा है, और जब ये साफ हो जाएगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है, और जनता ही जनार्दन है। जब जनता समझदारी से वोट देगी तो ये सब अपने आप ये लोग ऐसे लोगों को टिकट देना बंद करेंगे, राजनीतिक दल। जब हम हरा देंगे ऐसे लोगों को तो वो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो वाकई जिस तरह से अब करप्शन सतह पे की खबरें सतह पे आने लग गई हैं, करप्ट लोगों की खबरें सतह पे आने लग गई, धीरे धीरे ये करप्शन को खत्म करने का एक तरीका साबित हो सकता है। हो सकता है, लेकिन और भी चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए ऐसी ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की से बार आना है, और दूसरी बात है कि जो कोर्ट में जो एक्शन है वो जल्दी होना है, तो ताकि कि जस्टिस हो। और तीसरी बात है कि जनता में जो गुस्सा है वो गुस्सा दिखाना है, और दिखा के वोट चुनाव में जाके उन जो भ्रष्टाचार के ऊपर आए उनको तो हटाना है। और जनता से एक बात सबको कहना है कि हम भ्रष्टाचार अभी हम ये सब नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार से विरोध है। और ये भी चाहिए कि अच्छे लोग जैसे अभी आगे हैं मीडिया से, या तो इंडस्ट्री से, या तो एकेडमिक से जो आएंगे, उनको आना है पब्लिक सर्विस में। अगर जैसे कोलिशन ऑफ द गुड, अगर कोलिशन ऑफ द गुड हो तो भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ कम हो जाएगा। आप लोग भी करप्शन को मुद्दा मानते हैं, लेकिन करप्शन को दूर करने के लिए क्या आप लोग का कोई फ्रेमवर्क है, कोई तैयारी है कि आखिर आप करप्शन को दूर कैसे करेंगे? Corruption is such a deep rooted in India in the last 50-60 years. एक दिन में नहीं होगा, एक चुनाव में नहीं होगा. It is a question of framework by stage has to go. As Mohandas Bhai said, until unless the voter who decides in favor of non-corrupt people only should come, then only the country can survive with the state can survive. It's the same well as Janata Dal, Janata Parivar as such. We are also fighting for it. So we are as the poorest, as a regional party or the poor of the poor, we do not have any money even to face the election, fight the election, the way other parties are doing. So what it means? क्या होता है मुद्दा में? तो करप्शन ये इश्यू है, ये जाना ही चाहिए। नहीं, इश्यू तो जाना चाहिए, लेकिन जाने का, उसको हटाने का, उसे खत्म करने का आपके पास कोई फ्रेमवर्क है कि नहीं है? कोई आपने अपनी सोच बनाई है कि नहीं बनाई है? ये भी तो तय करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे it is not that corruption is there because there is no law to punish it. There is no fear of punishment among the elected representatives and among the people who run this country, maybe bureaucrats and maybe politicians. They have no fear of punishment at all. There is no accountability in public life at all. Let us talk beyond parties. It is not the question of a political party. It is a question of a system. And we are discussing about India. जब भी करप्शन का मुद्दा आता है, बार-बार इक्विवेलेंट टू कांग्रेस पार्टी क्यों कहा जाता है उसको? Congress had ruled this country for many years. That's why Congress is being targeted more than any other political parties. That's all. That is not the BJP was here for just 5 years. So that is also being targeted now. Aam Aadmi Party is not targeted because they were not in power. Aam Aadmi Party has set an agenda. I welcome that agenda. Though they are our political opponents, they are able to bring in people like Bala and all those people and Babu Matthew to public life. I welcome them. We want such people as our opponents. It's not, they are not our enemies. They are just our political opponents. Vivek Reddy is just my political opponent. He is not my enemy. He talks in terms of enemies when he refers to the political. He used that word. No, it is not that. We are all Indians. Yeah, you did it. No, it is. We are all political opponents. That's all. We want to clean the system. The basis for the discussion of this subject you have taken Rajya Sabha TV. आप कहते हैं कि आप सिस्टम क्लीन करने की बात करते हैं, लेकिन जब बीजेपी चुनाव के मुद्दे बताती है तो वो सिस्टम क्लीन करने से ज्यादा कांग्रेस से मुक्ति दिलाने की बात करने लगती है। या जो दूसरी तमाम पार्टियां हैं जब चुनाव में जाती हैं तो कहती हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए क्योंकि कांग्रेस इज इक्विवेलेंट टू करप्शन। ये इतना ज्यादा क्यों आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं? We want corruption free India. We do not
not want BJP Mukt Bharat. We do not want Congress Mukt. Corruption Mukt Bharat. No, that is all. No. I'm asking him. Yes. See, this is all rhetorics used by these politicians and political parties just to please the people who are in front of them. It is nothing beyond that. Let us go beyond this rhetorics and all these things and personal abuses. अगर इससे beyond जाने की बात करें तो इससे beyond जाके कैसे इससे लड़ा जाए? Some of the agendas were set by Mahatma Gandhi himself, then JP set some agenda, then Anna Hazare has set some agenda. There were a moment, all those people, Tiroshan Shastri, Mohandas Pai, all these such good people are now in public life. They are setting the agenda. एक सवाल और मैं पूछना चाहती हूँ. 1974 to 77 एक आंदोलन चला करप्शन के खिलाफ, बिहार से शुरू हुआ. We are all products of that movement. हाँ, उसमें भी कांग्रेस का सफाया हुआ. फिर 89 में वीपी सिंह की सरकार के वक्त भी करप्शन बहुत बड़ा इशू था, उस समय भी कांग्रेस का सफाया हुआ. फिर ये 2011-12 में जो आंदोलन चला करप्शन के खिलाफ, उसमें भी दिल्ली में कांग्रेस का सफाया हो गया. और जब ऐसे आंदोलन होते हैं जो कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, वो आखिर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन क्यों बन जाता है? Whichever was the ruling party at that point of time, they will be punished. Here BJP was punished in the last election 2013. In some other states DMK was punished, ADMK was punished. In some other states Congress was punished. Shiv Sena BJP combination was punished in Maharashtra. In Mulayam Singh was punished, Mayawati was punished. Whomsoever was at the helm of affairs during that moment, they will be punished. The people are ready to vote a good government. We have to create an atmosphere to people to vote freely. The problem is that people have come to a conclusion that all politicians are corrupt. That is a problem. Even give some more time, then they will brand AAP also corrupt. Because if they are not able to deliver, that is a problem. I'm Dr. Richard Rego from St. Joseph's College. I like what Mr. B.L. Shankar said. It's a very good point you raised that, there is no fear of corruption. Punishment. No, fear of punishment, thank you. But sad thing about is, when you are in power at the center, people become alert. Judiciary is trying to curb corruption. You with your opponent, political opponents, become one. That is the only time you become united to pass legislations, to dilute the law, to curb the wings of judiciary. What do you say about this? Aren't you wrong at this? Yeah. No, when the Supreme Court came out with a judgment barring the people who are convicted from contesting the elections and exonerating them with that punishment, of course there was discussions in all the political parties. Then an ordinance was thought of to be brought in and to see that the Supreme Court decision is nullified. Fortunately, good sense prevailed among all the political, whomsoever may be responsible. Maybe my party's vice president or somebody XYZ, whomsoever may be responsible. That was called rubbish and it has to be torn out and all that. Harsh words were used. Fortunately, for the good of this country, that ordinance has been dropped now. Now it is a law. That's why Lalu Prasad is not in the fray. So many people are not in the fray. It is a process. It will take some time. I am confident that it is a process. In a matter of another 2 elections, this will be very difficult for corrupt people, casteist people, and the people who are now crony capitalists as Mohandas Pai to contest this election. We have to see that these people are removed from the public life at all. It's a process. जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि करप्शन को मुद्दा जरूर बनाना चाहिए, लेकिन सबके लिए एक ही कसौटी हो तो बेहतर होगा. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के बाद आप सबके सवाल. बैंगलोर के इस पैलेस ग्राउंड में बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन सवालों की गर्मी भी उतनी ही ज्यादा है. जनता बहुत त्रस्त है. भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और मैं चाहती हूं कि जनता अब अपने सवाल. मेरा नाम विक्रम कपूर है, मैं सेंट जोसेफ कॉलेज बैंगलोर से हूँ. मेरा सवाल सभी पार्टियों से है कि अभी हमने पिछले स्टेट इलेक्शन में देखा कि दिल्ली सरकार कैसे आम आदमी पार्टी कैसे एक करप्शन जो एक मुद्दा था उसको ख़त्म करते हुए कैसे आगे बढ़ी और उसको एक मुद्दा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रखते हुए कैसे आगे बढ़ी. तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो इतनी बड़ी ताकत आगे आई, जो इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ, क्या ये सभी पार्टियों के लिए एक चुनौती नहीं है? करप्शन के लिए क्या एक बड़ा एक मुद्दा नहीं है? क्योंकि आप चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को? आप क्या चुनौती मानते हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, देयर इज कंप्लीट lack of trust in that model, because here is a man who seems to be an opportunist and the cadres are being misled in Aam Aadmi Party. ये हमारा जो मूवमेंट है आम आदमी का, उसका पूरा सहमत है and we agree with that movement.
And I feel that we have to go towards that end, towards clearing corruption. Whatever happened in the name of Aam Aadmi Party, it is good for the Indian political That is system. what I'm It is saying. good for parliamentary system of We accept democracy. that movement. We may differ with their methods. We may differ with their methods. We may differ the way they conducted the Delhi Assembly session in Ramlila ground or some other auditorium and all that. They are. You should give them some time. We should give them. They are the beginners in politics. We should give them time. We have taken more than 6 decades. We ourselves, BJP and other parties. We have not learned. Ourselves have not learned many things. They are just the beginners. Let us give them. Let us be considerate to them. Give them some time. Brought by leaders like in Aam Aadmi was simply let loose and wasted because of their wrong ideas and wrong stand. We have not given any time for them. For the Aam Aadmi Party, we have not given time to They are test. in a hurry. Until That is the unless we problem. test They are it, in a how hurry. we will know? It's a movement. It is not a political party. To the movement it has come. The corruption-free India, if you want, you should have 3 C's. One is a commitment, one is no corruption, and also conviction, and also courage to do it. Until unless the political parties Important come... thing is patience also. Of course, I agree with Mr. Shankar. So until unless these 3's is there, any political party can come. देखिए, आम आदमी पार्टी के आंदोलन के बिना ये भ्रष्टाचार पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं करते थे। अभी भ्रष्टाचार सेंटर पीस हो गया है सारे देश में। कम से कम इसका क्रेडिट तो उसे दिया जा सकता है। जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं? सारी पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि इनके मेन वोटर्स हैं जो लोअर वर्ग के आदमी लोग हैं, जो लोअर वर्ग की हम यूथ और मेरे से जो कम एज है उनको अभी ये जो मोदी का हल्ला है उसके हिसाब से वोटिंग का पता चला है। नहीं तो कोई अपने घर से वोटिंग उनके लिए एक हॉलीडे है, सिर्फ एक हॉलीडे है। तो जब वो पैसों का सवाल आता है, ये लोअर वर्ग का एकमात्र मोटिवेशन है कि उन्हें अगर कोई भी पार्टी पैसा देती है तो वो जाके वोट देती है, क्योंकि उनके लिए या तो वो थप्पड़ खाए या तो वो जूते खाए, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एकमात्र मोटिवेशन सिर्फ रुपए है उनके लिए, जो कि वो सारे पार्टियों से लेती है और जाके क्या करती है अंदर किसी को नहीं पता। तो उन्हें जागृत करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या कदम उठाती है? त्रिलोक चंद्र ने एक बात बहुत अच्छा बात किया। 5 लाख रुपीस इज पर फैमिली इन इंडिया। ये 5 लाख रुपए जब वो फैमिली को बरोबर जाता है तो क्वेश्चन ऑफ ही टेकिंग एनी ब्राइब डज नॉट अराइज। उनको अवेयर कैसे किया जाए? उसका सवाल ये था कि जो पब्लिक है जो पैसे को तो समझती है। पॉलिटिकल अवेयरनेस शुड कम टू एवरीबॉडी। The only motivation for a lower person is money, which he takes from all the party involved in election, and I don't know whether he votes or not. The only motivation for him, it's money, because either he gets kicked or he gets slapped. Let any government come, he is going to remain whatever he is. There's nothing going to happen to him. So what is the? I have a short answer. No, what is the thing? What is until unless see the systems are developed in this country, automatically things will take care of the system. So that's why there is a new trend in Karnataka. They will give money not to vote also, not to come to vote. No. Yes, I they have have a taken small the ID point. cards. I have a small point. Yeah. What he raises is a very good question. To resist the temptation of money, उसको निराकार करने के लिए उसको बहुत strong moral value चाहिए. So to resist the temptation, yes, moral values inculcate करने के लिए वो नर्सरी जो है, वो स्कूल है, वो फैमिली है. ये when he is of a small age, you have to inculcate this virtue, strong morality. हमारा जो परंपरा है भारत का, उसका strong नैतिक बल का परंपरा है. But you have to bring it in that stage. ये चुनाव में बहुत अंतर है ये चुनाव में, क्योंकि अगर आप इलेक्टोरेट को देखेंगे 50 करोड़ लोग 40 इयर्स के अंदर है और 30 करोड़ लोग 30 इयर्स के अंदर है, और जो युवा है पहली बार जो वोट कर रही है करीब 12 करोड़ युवा वोट कर रही है, और ये युवाओं के लिए पैसों से वो वोट नहीं करेंगे। जैसे ये युवा है यही मेजॉरिटी हो गए बार, और आप पैसों से बात नहीं करेंगे। ये जो गरीब लोग हैं वो आप बोलते हैं कि पैसा लेते हैं, वो तो कम हो गए, बहुत कम हो गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी सुधार हो रहा है। जो सवाल पॉलिटिकल अवेयरनेस की थी, वो पॉलिटिकल अवेयरनेस केवल नीचे के तबकों में जरूरी है या फिर यूथ को भी लाना पड़ेगा? जरूरत है। हाँ। ये अभी भ्रम में है। हाँ। यानी जो लोगों के साथ काम किया है गाँवों में और स्लम्स में, उनमें काफी जागरूकता है। हाँ। विकल्प नहीं है, बल्कि वो धूप में खड़े होके लाइन में खड़े होके वोट डालते हैं। ये लोग केवल चर्चा करते हैं, ये लोग वोट नहीं डालते हैं। ये जो कंटेम्प्ट है मिडिल क्लास का, वर्किंग क्लास के लिए, मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। अगर इस देश में ये डेमोक्रेसी कायम है तो गरीब लोगों की वजह से ही कायम है। तो मैं गरीब लोगों के खिलाफ मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मगर बात रही पैसों की,
ये जो पैसे हैं, जैसे अगर मैंने 100 रुपया खर्च किया, उसमें से केवल 10-20 रुपया मैं बांटता हूँ, बाकी तमाम रैलीज, बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स, हेलीकॉप्टर और टीवी में जो विज्ञापन है उसी में खर्च हो रहा है। तो मैं जब देखता हूँ कि एक नेता बारंबार हर एक चैनल में उसी की शक्ल आ रही है, तो मैं सोचता हूँ कि इतने हजारों करोड़ उसके पास कहाँ से आया। ये भ्रष्टाचार है, ये दिखता नहीं है मगर पीछे से भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी साजिश है। ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, ये कुछ नेताओं को प्राप्त कर रहे हैं कि भाई तू जाके टीवी में खड़ा हो जा, और टीवी में खड़ा होने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। और जब ये लोग जीतेंगे, मैं वायदे के साथ कहता हूं कि जब इस टाइप के लोग जीतेंगे तो करप्शन बढ़ेगा, करप्शन जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जिसने हजारों रुपया, उस करोड़ों रुपया दिया है, उसको तो वापस करना है, तो फिर क्या भ्रष्टाचार होगा। एक और बड़ा सवाल है, और ये गुप्त भ्रष्टाचार है। ये जो 100 रुपया 1000 रुपया दिया, ये दिखता है, उसी के ऊपर हमारी नजर डलती है, जो पीछे से भ्रष्टाचार हो रहा है। सवाल आ रहा है, लोग कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित है। अभी पिछले 60 सालों से कांग्रेस गवर्नमेंट जो रूलिंग कर रही है केंद्र पर, और हमारे कर्नाटका स्टेट पर भी काफी वर्षों तक कांग्रेस ने रूल किया है। जब चीजें ज़्यादा बढ़ जाती है, करप्शन, आटे में नमक जितना करप्शन तो सब लोग अडॉप्ट करते हैं, पूर्व जन्म से भी चलता आ रहा है, महाभारत काल से भी चलता आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो गया है। इसके कारण से ही आप पार्टी का उदय हुआ, और अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट की जो वेव चल रही है वही तो रीजन है। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर में, जैसे पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, उतना भू माफिया जितना कार्य नहीं हो रहा था। अभी जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, छोटे छोटे लैंडलॉर्डों के ऊपर में ये माफिया जैसे पुलिस वालों के साथ मिलकर, डीसीपी लेवल, हायर लेवल लोगों के साथ मिलकर ये उनको सता रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, पब्लिक, जनरल पब्लिक क्या करेगी? आप लोग क्यों नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट इसके ऊपर में एक्शन लेती, क्योंकि वो भी पूरी तरह से उसमें लिप्त है। यहाँ पे तो केवल 10 महीने पुरानी गवर्नमेंट है जी। 10 महीने पुरानी गवर्नमेंट ने जो पुरानी गवर्नमेंट का जो करप्शन का इशू था, उसको कम करने के लिए क्या किया है? The bane of Karnataka politics is, I don't name the political party, it is the real estate developers, it is the mining people, it is the so-called educationists who have come in large number into the politics in all the political parties. They are controlling the politics in Karnataka. I don't want to name the parties. That's what he is reflecting it. Yeah. And the religious institutions and mutts, they are trying to control this. See, mining business and all, because see, general public is not concerned with that big business. Here, general public, they are making houses. Your peoples, your politicians, they mingle with the police peoples and they trouble the general public. That is my questions. No, if I don't say that 100% Congress people are honest and they are upright and all that. This is just 10 months we have come into power here. Hardly we are given just one budget 2 months back. There is a system that has to be, whatever we inherited from the BJP rule in the last 5 years, we need some more time to correct it. If there are any specific example, that somebody has harassed any particular person, that can be set right. It's not that. कर्नाटक में ऊपर में ज्यादा करप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा जो चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सच के आदमी है, उनके पास करप्शन नहीं है। पिछली सरकार में लीडरशिप में करप्शन थी, क्योंकि उनको सत्ता में आना था, उनके पास मेजॉरिटी नहीं था, सत्ता में आना था, बहुत करप्शन था। अभी लीडरशिप में करप्शन नहीं है, नीचे करप्शन है, वो तो इम्प्रूव करना है। माय क्वेश्चन इज टू मिस्टर त्रिलोक जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि छोटे छोटे लालचों में चुनाव के पहले जनता को, मान लीजिए तमिलनाडु में टीवी दे दिया, यहाँ पर या यूपी में लैपटॉप दे दिया, कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि जनता ही दोषी है इस सब कामों के लिए, गलत प्रजातंत्र के लिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कुछ हद तक आपका सवाल भी सही है, मगर मैं एक बात कहूँगा कि जनता के पास कई जगह विकल्प नहीं होता है। अगर हम देखें कि भाई एक तरफ इस टाइप का व्यक्ति और दूसरी तरफ भी उसी टाइप का व्यक्ति, तो हाँ बिल्कुल, तो इसी वजह से भी एक दिक्कत होती है। इस बार ये जनता लोगों में ये बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया है, ये सभी मानता है। और एक क्या है, वो चेंज का वेव चल रहा है जनता लोगों में, क्योंकि इसका पीड़ित क्या है, करप्शन है मेन इश्यू पूरा देश में, सिर्फ कर्नाटक में नहीं। उसका रीज़न क्या है, वो कांग्रेस का डोर स्टेप में आएगा, क्योंकि वो 10 बार पावर में थे।
सो इसीलिए जनता कांग्रेस को पूछ रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला हुआ है इस देश में, इसलिए उसका उत्तर दो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बार-बार कांग्रेस के घोटाले का जिक्र कर रहे हैं और अपने को आप कह रहे हैं कि उनसे लड़ने के लिए हम सही काम करें। We have heard a lot about corruption in politics, but there is another thing about corporate corruption altogether. And as you already have hinted at, there are political leaders being pushed by corporates. And I have examples about the NICE corridor, which is taking toll even though the road is not yet complete. And we have the Bangalore International Airport here, which is receiving free electricity and free water, while the villages surrounding it have no water. And yeah, so I would like you to talk about why shouldn't corporate companies also take responsibility to tackle corruption than just political parties? कॉर्पोरेट सेक्टर में भी करप्शन है और क्रोनी कैपिटलिस्ट भारत को राज कर रहे हैं। अगर आप सब घोटालों को देखिए, जो मैनी का घोटाला था, जो कोल का घोटाला था, सब में वो कॉर्पोरेट का पैसा है। अभी जो त्रिलोकन साहब ने कहा था, अभी इतना मीडिया का इतना बड़ा अभी मूवमेंट है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? सब लोग कह रहे हैं कि सब लोग को पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा आ रहा है, 3-4 इंडस्ट्रियल हाउस से पैसा आ रहा है, सबको पता है। इसलिए हमको चाहिए कि पार्लियामेंट से क्रोनी कैपिटलिज्म को बंद करे। क्रोनी कैपिटलिज्म से ही भारत का सबसे नुकसान हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उनका पैसा ये क्रोनीज जो है वो बिलियनर्स जो है खा रहे हैं और वो पैसा लेकर देश के बाहर भेज रहे हैं। और इसके लिए हम सबको आकर एक चर्चा करके एक मूवमेंट करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। क्रोनी कैपिटलिज्म नंबर 1 प्रॉब्लम करप्शन का है। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से इसका हल निकल सकता है और जब क्रोनी कैपिटलिज्म को पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं, आपको पता है कि कौन है उधर। एक और सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक और चुनाव से जुड़ा सवाल है। जो चुनावी खर्चे की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी कई बार करप्शन को बढ़ावा मिलता है, क्या इलेक्शन कमीशन को भी ये नहीं देखना चाहिए? कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने पोस्टर्स को बैन करने की बात कर दी, इलेक्शन कमीशन ने वॉल राइटिंग बंद करने की बात कर दी, लेकिन होर्डिंग लगा सकते हैं। वॉल राइटिंग और पोस्टर्स में कम पैसे लगते हैं, होर्डिंग में ज्यादा पैसे लगते हैं, क्या ये सही नहीं है? दूसरी बात, वो 5 कारों से ज्यादा नहीं लेके जा सकते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन हेलीकॉप्टर्स कितने भी लेके जा सकते हैं, इस तरह की भी बात होती है। तो क्या इन सब चीजों को भी थोड़ा सा इस पर भी चेक बिठा के कुछ कम किया जा सकता है करप्शन? इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसको बिल्कुल बंद कर सकती है। अभी क्या है कि इंटरनेट का ज़माना है, एंड्रॉयड है, हमारा भी एक एप्लीकेशन है। आपने कहीं देखा कि भाई पैसा खर्च हो रहा है, आप उसको अपलोड करिए और इलेक्शन कमीशन ने पाया कि यहाँ पे 8 करोड़ 10 करोड़ खर्च हुआ है, तो चुनाव रद्द करो वहाँ पे, फिर उसको फिर से 10 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। और उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पावर दे रखा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने अभी निर्णय दिया पिछले महीने, और आप सब लोग भी समझ लें, पिछले महीने उन्होंने एक निर्णय दिया कि तमाम जो MP और MLA हैं उनके खिलाफ अगर कोर्ट कचहरी में कोई भी केस चल रहा हो तो 1 साल के अंदर उसको आर या पार करना पड़ेगा। और ये अभी धृतराष्ट्र का राज चल रहा है हर एक राजनीतिक दल में। वो धृतराष्ट्र की तरह कितने पता नहीं 600 या 700 लोग ऐसे हैं हमारे MLAs और MP जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। अगर आधे भी अगर वो कन्विक्ट हो गए 1 साल में तो हमारे बंद हो जाएंगे। कि वो जब तक फैसला नहीं हो जाएगा 1 साल के अंदर होगा। 1 साल का फैसला तो कोर्ट को ही करना होगा ना। करेंगे हम इसको फॉलो अप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये मैं कह रहा हूँ कि वो ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में, ये धृतराष्ट्र हैं। इनको पता नहीं है कि भाई विपरीत काल है विनाश बुद्धि, अभी 1 साल में लेने के देने पड़ जाएंगे बिना सोचे। इस टाइप के लोगों को हमारा जो सरकार जरूर इसमें अंतर आएगा। 1 साल के बाद इधर ही आके हम शो करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। हमारा जो सरकार है, कर्नाटक में जो सरकार है उनको पूछेंगे, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करेंगे कर्नाटक में? आप करेंगे इधर? 100%। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नहीं, बहुत अच्छी बात। सच ये है कि केंद्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बजट बंद कर दिया गया था 1 साल पहले, सच ये भी है। It has already been committed on the floor of the house that we are going to start fast track court on all the criminal cases, whomsoever is facing it. To continue whatever Trilochan ji said, this election commission can do one thing. It is my personal opinion that they should ban all these public rallies. They should, election commission itself should arrange the rallies and all the party candidates should go there and speak from the common platform. Yeah, whatever BPAC is doing. सबको क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर हमारे every village let them have a rally. Every village, तरह के सुझाव आए हैं। 2 महत्वपूर्ण सुझाव की तरफ मैं जिक्र करना चाहूंगी। एक, कोर्ट में 1 साल के अंदर करप्शन के इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात या खत्म करने की बात, या जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर सजा लगाने की बात। और दूसरी तरफ
तरफ क्रोनी कैपिटलिज्म को पार्लियामेंट के थ्रू खत्म करने की बात, जिसका मतलब संभावना मुझे बहुत मुश्किल दिखती है, लेकिन फिलहाल हम यही चाहेंगे कि हमारे जो नेता हैं वो धृतराष्ट्र बनकर ना रहें और जनता की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाले दिनों में जनता निश्चित तौर पर इससे कहीं ज्यादा जागरूक होगी और जब मत देने जाएगी, जब वोट देने जाएगी, तभी शायद नेताओं को भी ये पता चल सकेगा कि एक्चुअली देश की जनता की भावना किधर जा रही है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।